चलिए देखिए, पिछले क्लास में हम लोग कन्फिग्रेशन जहां तक भी किए हो, हम थोड़ा उसको ऊपर से लेते हैं। हम 11 से स्टार्ट करें, ठीक है? और 11 से आप लोग हमारे साथ चलिए, साथ साथ में लिखिए। तो एटॉमिक नंबर 11 सोडियम का होता है। कन्फिग्रेशन होगा 1s2 2s2 2p6 यस। बताओ, इसी का कन्फिग्रेशन और करके हम क्या लिख सकते हैं? नियन 3s। लिखते जाइए, साथ साथ लिखिए। तो अब इसमें भी कुछ ज्यादा समझने वाला है नहीं, क्योंकि पिछले क्लास में बहुत ज्यादा समझा दिया गया है इस पर। आपको सिर्फ ऑर्डर ध्यान में रखना है, ऑर्डर ध्यान में रखिए, बाकी काम आसान है। बताओ, सोडियम के बाद कौन होता है? मैग्नीशियम, एटॉमिक नंबर 12। 1s2 2s2 2p6 3s2। और करके बताओ तो क्या लिखेंगे इसके लिए? इसके लिए लिख सकते हैं और करके नियॉन 3s। देखो, इस तरह से जब सुनिएगा, इस तरफ, चलिए अब बात बंद कीजिए। इस तरह से जो कन्फिग्रेशन लिखाता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं सब ऑर्बिट वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। और इसी सब ऑर्बिट वाइज को जब आप नोबेल गैस डाल के लिखते हैं तो इसी को कहा जाता है नोबेल गैस वाइज कन्फिग्रेशन। दोनों एक ही चीज है, कोई अलग चीज नहीं है, बस लिखने का तरीका, लिखने के तरीका में अंतर है। इसमें सभी सब ऑर्बिट को हम दिखाते हैं और इसमें हम नोबेल गैस वाले सब ऑर्बिट को नहीं दिखाते। बस यही अंतर है, बाकी दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो इसको हम लोग क्या, इस टाइप के कन्फिग्रेशन को क्या बोलते हैं? नोबेल गैस वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। और इसको बोलेंगे सब ऑर्बिट वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो सब ऑर्बिट वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को ही नोबेल गैस वाइज लिखा जा सकता है, बाकी अन्य को नहीं लिखा जा सकता है। चेंज करें क्या अब इसको? बिल्कुल साथ साथ चलते जाइए, पीछे होइएगा तो पीछे रह जाइएगा, हम स्लाइड पीछे नहीं करेंगे। मैग्नीशियम के बाद अल्युमिनियम, एटॉमिक नंबर कितना? 13। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 आया है क्या ये? और करके ये लिखाएगा नियॉन 3s2 3p। बताइए, एल्युमिनियम के बाद सिलिकॉन आता है 14। बोलो क्या लिख, बोलो तो सब बोलो तो, बोलिए कन्फिग्रेशन इसका, बोलिए तो क्या लिखाएगा? 1s2 के बाद 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 और करके नियॉन 3s2 3p2। अब बताइए कि आगे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा तो कहां परिवर्तन होता जाएगा इस कन्फिग्रेशन में? नहीं, ये 3p2 से 3p3 होगा, फिर 3p4 होगा, 3p5 होगा, फिर 3p6 होगा। और 6 के बाद p में तो 6 से ज्यादा आप नहीं दे सकते हैं, तो 4s1 आगे भाग जाएगा। 3p6 जब कीजिएगा ना तो वो आ जाएगा नोबेल गैस का कन्फिग्रेशन, ऑर्गन का कन्फिग्रेशन। तो फटाफट इसको पूरा कीजिए। तो अब ऐसा नहीं है, सुनो, ऐसा नहीं है कि हम लोग अब 1 से 118 तक लिखेंगे। 30-40 तक लगातार लिखेंगे, उसके बाद बीच बीच का एक दो एग्जाम्पल कर लेंगे, आपको अपने समझ में आ जाएगा कि कन्फिग्रेशन में क्या करना है। तो दिन नहीं काटना है, इसको हम बीच में रोकेंगे। लेकिन उतना तो कम से कम लगातार लिख लीजिए जितना का हमको प्रायः जरूरत पड़ता है। फास्फोरस के बाद सल्फर, एटॉमिक नंबर 16 होता है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p। और करके इसी कन्फिग्रेशन को लिखा जा सकता है नियॉन
3s2 सल्फर के बाद बताओ कौन आता है? क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 और करके इसी को लिख सकते हैं नियन 3s2 3p5। अब देखिए ये जो 18 नंबर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ये एक नोबेल गैस। 18 किसका होता है बताओ? आर्गन का। इसका कन्फिग्रेशन क्या लिखते हैं? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। बताइए ये नोबेल गैस है? नोबेल गैस है तो इसको कंप्लीट लिखिए। अब आप नियन टाइप से मत लिखिए क्योंकि ये अपने आप में ना एक नोबेल गैस है। अब अगला में आप जाइएगा तो 3p6 तो 3p7 तो अब होगा नहीं। तो अब आप एनर्जी ऑर्डर जो आप लिखे थे उसमें खोजिए कि 3p के बाद कौन आता है। 4s आता है तो 4s में जाएगा, 4s1 हो जाएगा अगला कन्फिग्रेशन। ऑर्गन के बाद ये अगला एटॉमिक नंबर किसका है? पोटासियम, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 19। तो पोटासियम 19 ये होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और करके बताइए क्या लिखेंगे? अब हम नियन के रूप में नहीं लिखेंगे, अब हम ऑर्गन के रूप में लिखेंगे। तो क्या लिखाएगा ये? ऑर्गन 4s1 बस हो गया, इससे ज्यादा नहीं लिखना है। कैल्शियम 20 जो लोग लिख के घर से लाए थे वो मिला लीजिए इसको। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और इसी को लिख सकते हैं हम लोग ऑर्गन 4s2 होगा। ऑर्गन 4s2। अच्छा आप याद कीजिए कल आपको ऑर्बिट वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बोले थे ना कि इस चीज को देखकर आप ऑर्बिट वाइज भी लिख सकते हैं, ऐसा बोला गया था। अब हम जरा कैल्शियम के ऑर्बिट वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखें तो कैसे लिखेंगे? एक चीज पहले सुनो, एक वाला एक फर्स्ट ऑर्बिट में तो केवल एस ही होता है, सेकेंड ऑर्बिट में एस और पी दोनों होता है, 2s 2p दोनों है। थर्ड में क्या क्या होता है? 3s 3p 3p तक हो गया, 3d अभी आया नहीं है। और अगला 4s है तो बताओ पहला में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 2 और 6 8, तीसरा में 8। आप ये याद कीजिए यही ना कन्फिग्रेशन आप कैल्शियम के लिए लिखे थे 2 8 2, याद है? बाद में पेयर्ड कर दिए थे इसको। अब यहां से सब लोग साथ चलिए, जो लोग लिख के लाए थे वो भी यहीं तक थे। अब यहां से बढ़ते हैं। स्कैंडियम एटॉमिक नंबर होता है 21। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 4s2 के बाद अब होगा 3d1। अब जोड़ के देखिए 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 1 21 और करके इसी को क्या लिख सकते हैं बताओ? ऑर्गन 4s2 3d। कोई दिक्कत है इसमें? टाइटेनियम एटॉमिक नंबर 22। एक बात बताओ, यदि हम ये पूरा ना लिखना चाहें तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं ऑर्गन 4s2 3d2। आया ना? अब आप एक चीज देखिए, सुनिएगा। अब क्या हुआ कि टाइटेनियम का इतना लिखने का कोई आवश्यकता नहीं है, हम छोटा में ही उसको खत्म कर दिए। आप ये समझ पा रहे हैं कि यदि हमको पूरा लिखना होता तो हम क्या करते? ऑर्गन वाला जितना कन्फिग्रेशन है उसको बीच में डालते, फिर बाद में ये लिखते। जैसे ऑर्गन का कन्फिग्रेशन कहां से कहां तक है? यहां तक, ये सब यहां लिखाएगा उसके बाद ये लिखाएगा। लेकिन उसको करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इससे भी वही चीज इंडिकेट होता है, सेम चीज इंडिकेट होता है। अच्छा एक चीज और, इस तरह से हम लिखते ही क्यों हैं?
इस तरह से लिखने का मेन कारण देखो क्या होता है कि क्या, आगे कीजिए इस बेंच को, एकदम आगे कीजिए तो। और आगे कीजिए। उठो पहले, सब पहुंचे, उठो तो पहले, उठा के इधर आगे करो तो। हाँ, और खड़ी रहो। अब खड़ी रहो, पहले उसको आगे करो पकड़ के। चलिए देखिए, सुनिए, इस रूप में क्यों लिखते हैं इसका कारण समझो। अक्रिय गैस जो होता है वो एकदम स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन पर होता है, उसका कोई भी इलेक्ट्रॉन बंधन बनाने में भाग नहीं लेता है। देखो इलेक्ट्रॉन जो है ना एटम के अंदर छटपटाते रहता है, वो कभी निकलता है कभी आता है, लेकिन अक्रिय गैस में इलेक्ट्रॉन छटपटाता नहीं है। तो अक्रिय गैस में यदि इलेक्ट्रॉन नहीं छटपटा रहा है तो उसको आप पैक करके लिख दीजिए, इसलिए क्योंकि हमको आगे इसके अंदर का क्या कॉन्फ़िगरेशन है इससे कोई लेना देना नहीं है। हमको मतलब होगा किससे, 4s2 से, हमको मतलब होगा किससे, 3d2 से, लेकिन ऑर्गन के अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन है उससे कोई मतलब नहीं होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको पैक करके लिख देते हैं। अब बताइए वेनेडियम का क्या लिखें। वेनेडियम एटॉमिक नंबर 23 होता है, बोलो क्या लिखें। ऑर्गन 4s2 3d। हाँ रुक जाओ, अब यहां तक पहुंचो तो पहले सब। अब हम यदि दो तरीका में से कोई एक तरीका लिख दें तो समझ लोगे ना कॉन्फ़िगरेशन। अब आप लिखिएगा मत, फिर भी वो स्विच ऑन करो तो, बगल वाला, नीचे वाला, ऊपर वाला जो ऑफ है उसको ऑन करो। अरे इसको ऑन करना है रे, कैसा बेहुदा है रे, ऑन तीन गो ऑन है, एगो ऑफ है, उसको ऑन करो ना रे। कहाँ मथा है तुम लोग का, अजीब आदमी हो यार तुम लोग। चलिए देखिए, एटॉमिक नंबर आता है क्रोमियम 24, इसका होता है, लिखिएगा मत, लिखिएगा गलत हो जाएगा। ऑर्गन, बताइए क्या लिखेंगे, 4s2 3d, ये गलत। इसका जो सही कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है क्रोमियम 24, ऑर्गन 4s1 3d5, और ये बिल्कुल सही कॉन्फ़िगरेशन। और ये क्या है, एक्सेप्शन। इसी को हम बोलते हैं अपवाद। अब आपको लग रहा होगा कि ये अपवाद क्यों है, और अपवाद यदि है तो क्या हमको रटना पड़ेगा, तो बिल्कुल नहीं। हम आपको समझाएंगे कि ये गलत क्यों है और ये सही क्यों है। अभी आप गलत को लिख लीजिए और काट दीजिए, और फिर सही को लिख के चेक मार दीजिए, और आपका विशेष ध्यान इस कॉन्फ़िगरेशन पर आज के बाद हमेशा रहना चाहिए कि क्रोमियम में कुछ उल्टा पुल्टा बात होता है, इसको कुछ विशेष दर्जा प्राप्त। लेकिन अभी तुरंत हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम थोड़ा आगे इसको बढ़ाएंगे, एक दो अगला एग्जाम्पल करा देंगे, बाद में आपको नोट करके बताएंगे कि क्रोमियम और कॉपर में क्यों ऐसा होता है। तो चलिए आगे बढ़िए। क्रोमियम के बाद कौन आता है, मैग्नीज, साथ साथ लिखते जाएंगे। मैग्नीज का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 25। ये होगा आर्गन, और ये बिल्कुल उसी तरह से आर्गन के बाद 4s2 3d, ये ठीक है, सही है ये। आगे बढ़े, मैग्नीज के बाद आयरन, एटॉमिक नंबर होता है 26।
इसका कन्फिग्रेशन होगा ऑर्गन 4s2 3D, लिखते जाइए साथ साथ। कोबाल्ट एटॉमिक नंबर 27, ऑर्गन 4s2 3D7। निकेल फोर एस टू 3D8। कॉपर 29, ऑर्गन 4s2 3D9। ये भी अपवाद है, ये भी गलत। सही क्या है? ऑर्गन 4s1 3D। इसमें ऐसे कितने लोग हैं जिनको मैट्रिक में 430 नंबर से ज्यादा है? हाथ खड़ा कीजिए तो। 430 से ज्यादा जिनको खड़े हो जाए तो आप लोग। 400 से ज्यादा वाले लोग खड़े होइए तो। अच्छा, आप लोग को 400 से ज्यादा आया है तो इंग्लिश मीडियम में क्यों नहीं पढ़ना चाहता है? क्या परेशानी है? कुछ नहीं। तो फिर हिंदी मीडियम क्यों ज्वाइन करते हैं क्लास? यदि 400 से ज़्यादा आया है तो एक बात होती है ना कि हम लोग को लगता है कि मेंटली कहीं ना कहीं आप अच्छे हैं पढ़ने में। आप बैठे हुए जो लोग हैं, आप अपने आप को थोड़ा, मतलब ऐसा है ना कि कंफर्टेबल नहीं फील करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग बुरा मत मानिए, लेकिन थोड़ा सा इन लोगों से तो बात करना पड़ेगा। एक चीज़ सब लोग सुनो, सच्चाई ये है कि जो लोग बोर्ड एग्जाम देना चाहते हैं और बोर्ड एग्जाम के बाद एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, इन सब चीज़ों का तैयारी करना चाहते हैं, पहले तो आप अपना एम फिक्स कीजिए कि आपको इंजीनियरिंग करना है, मेडिकल करना है, बीएससी नर्सिंग करना है, या आईटीआई करना है, पॉलिटेक्निक करना है। हर तरह का क्या करना है पहले आप सोच लीजिए। सुनिए, एक बहुत, अरे बुआ बतियाओ मत, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं जो बहुत जरूरी है आपके लिए। आप देखो, होता क्या है ना कि आप लोग के गार्जियन उतने, मतलब पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा मतलब नहीं रखे होंगे, तो आपको मार्गदर्शन करने वाला अब नहीं मिलेगा कोई। और हम जब कर रहे हैं तो आप खिस्सा कर रहे हैं तो दिक्कत होगा, आप ही को परेशानी होगी। तो आप सबसे पहले अपना एम फिक्स कीजिए कि आपको क्या करना है। मेंटली स्ट्रांग होइए, जो करना है उसको एकदम फाइनल कीजिए कि हाँ हमको ये करना है, और जो करना है उस पर काम कीजिए। ये हम बात इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपकी भलाई की बात है इसमें। थोड़ा सुनिए क्यों बोल रहे हैं। यदि आप एसएससी, बैंकिंग, आईटीआई, पॉलिटेक्निक ये सब करना चाहते हैं, तब आप यदि हिंदी मीडियम में बैठे हुए हैं तो कोई बात नहीं, आपको बोर्ड लेवल का पढ़ाया जाएगा। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि आप आईआईटी मेडिकल के लिए जाएं, एनडीए के लिए जाएं, एयरफोर्स के लिए जाएं, तो आप सभी आदमी को सबसे पहले लैंग्वेज चेंज करना पड़ेगा। वो हिंदी में हमसे पॉसिबल नहीं है। कोई भी क्वालिटी वाला जब काम होगा तो इंग्लिश पकड़ना पड़ेगा आपको, और ये सब चीज़ इंग्लिश मीडियम खोजता है, तो आपको वो चीज़ चाहिए। तो लैंग्वेज में आपको थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ेगा। जैसे फिजिक्स को भी इंग्लिश मीडियम में पढ़िए। मन में एक डर रहता है क्या कि सब दिन हिंदी में पढ़े हैं सर, इंग्लिश लिखाएंगे तो समझ में आएगा क्या? तो हम अपने बारे में तुमको बता दें कि हम भी सब दिन हिंदी मीडियम में पढ़े थे 10th तक। 10th के बाद हम भी इसी तरह से मीडियम चेंज किए, और आज के डेट में हम फील करते हैं कि इंग्लिश मीडियम ही ज़्यादा आसान है, हिंदी बहुत टफ है, हिंदी बहुत भारी है। तो आप भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जो बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि जो 400 से ज़्यादा नंबर लाए हैं वही, हर कोई कर सकता है। इसलिए कर सकता है क्योंकि यदि आप 10th के बाद थोड़ा सा पढ़ाई पर ध्यान देंगे तो लैंग्वेज आपके लिए समस्या नहीं बनेगी। तो यदि संभव हो, खास करके जो खड़े लोग हैं वो, या जो बैठे हुए भी हैं लेकिन आईआईटी और मेडिकल के लिए सोच रहे हैं, एनडीए के लिए सोच रहे हैं, एयरफोर्स के लिए सोच रहे हैं,
आप सभी से निवेदन है कि आप लैंग्वेज चेंज कीजिए, नहीं तो आपका कंपटीशन बहुत हार्ड हो जाएगा। हम देखिए, हमारा कोई ये बात मतलब हमारा कोई ये सोच नहीं है कि हिंदी मीडियम खराब होता है, इंग्लिश ज़्यादा अच्छा होता है। हर एक लैंग्वेज है, सबका सम्मान है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि कंपटीशन टफ हो जाएगा यदि आप हिंदी मीडियम में रहेगा, तो आपके लिए निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो इस सब में इंग्लिश का ज़रूरत है, तो धीरे धीरे आपका इंग्लिश ठीक हो जाएगा। तो आप सब यदि इंग्लिश मीडियम में जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और जहाँ तक आप ये सोचते हैं ना कि इंग्लिश मीडियम भारी है, तो इंग्लिश मीडियम भारी नहीं है। देखो क्यों भारी नहीं है। तुम्हारे बैच में हम जितना पढ़ाते हैं, तुम एक दो दिन से देख रहे हो कि हम सारा हिंदी लिखते हैं। नहीं, पिछला कुछ दिन से जब से कन्फिग्रेशन शुरू किया ना, बीच में बीचों बीच लाइन खींच देते हैं और लिखना होता है तो हिंदी लिख देते हैं। अगला बैच इंग्लिश मीडियम का है 10 से 11, और उस बैच में वो सारा का सारा हिंदी लिखा हुआ रहता है। और जब हम पढ़ाते हैं तो इंग्लिश में पढ़ाते हैं, तो इंग्लिश इधर लिखा हुआ रहता है। इधर हिंदी लिखा हुआ है, इधर इंग्लिश लिखा हुआ है। यदि लैंग्वेज का प्रॉब्लम होगा तो आप लैंग्वेज देख के समझ लेंगे कि वहाँ क्या लिखा हुआ है। तो धीरे धीरे इंग्लिश टू हिंदी टू इंग्लिश आप मूव कर जाइएगा, और आप महसूस कीजिएगा कि 3-4 महीना के बाद आपको रत्ती भर परेशानी नहीं हो रही है। लेकिन यदि आप कंप्लीटली इस तरह से रह गए तो आपको दिक्कत होता रह जाएगा। तो यदि हो सके, या आप इस वजह से यदि मीडियम को चेंज नहीं कर पा रहे हैं कि हम सब दिन हिंदी में पढ़ें, इंग्लिश में कैसे पढ़ेंगे, तो आप अपनी मानसिकता को बदलिए। आप कर सकते हैं, यू कैन डू इट, बशर्ते कि मेंटली थोड़ा स्ट्रांग हो जाए तब। आप लोग तो सरकारी स्कूल की तरह आते हैं, बैठ जाते हैं, आपस में खिस्सा करते रहते हैं। 11th-12th का स्टैंडर्ड का स्टूडेंट इस तरह से खिस्सा करेगा, क्या पढ़ेगा? इतना भारी भारी टॉपिक रहता है। तो मेंटली सबसे पहले आप सभी आदमी स्ट्रांग हो, बैठ जाइए सब लोग। मेंटली आप सभी आदमी स्ट्रांग होइए कि यदि आप इंग्लिश मीडियम में जाना चाहते हैं तो इंग्लिश मीडियम में चले जाइए। और ये बात इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि ये हिंदी मीडियम का बैच रहेगा, तो हम इसको आईआईटी लेवल पर लेके नहीं जा पाएंगे, क्योंकि हमारी मजबूरी होगी। अब इसमें कोई सेकंड डिवीजन भी बैठा हुआ है, कोई थर्ड डिवीजन भी बैठा हुआ है, कोई भगवान भरोसे पास होके भी बैठा हुआ है। हम आईआईटी का क्वेश्चन करवाएंगे, क्या को बच्चा समझेगा? तो वैसी स्थिति में हमारी मजबूरी हो जाती है कि हम उस लेवल पर केमिस्ट्री को नहीं ले जा पाएंगे इस बैच में। उसके लिए आपको 10 से 11 इंग्लिश मीडियम ज्वाइन करना पड़ेगा। तो जो लोग कंप्लीटली बोर्ड पर आश्रित हैं, आप आराम से इत्मीनान से इस बैच में रहिए। बोर्ड लेवल पर आपको 90+ नंबर आना ही आना है, जैसा कहें वैसा करोगे तब। और यदि आप आईटी, मेडिकल, एनडीए, एयरफोर्स के लिए जाना चाह रहे हैं, तब आप इंग्लिश मीडियम ज्वाइन कीजिए। बोर्ड में तो 90+ आएगा ही, बाद बाकी उस चीज़ को भी आप टारगेट कीजिएगा और आप कर सकते हैं, रिजल्ट दे सकते हैं आप। बाकी आपका अपना डिसीजन है, आप अपने हिसाब से सोचिए। इसमें किसी को किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन हो तो हमसे बात कर सकते हैं, हम आपको हेल्प करेंगे। बाकी आपका अपना डिसीजन है, देख लीजिए। कौन चीज़? लॉन्ग क्वेश्चन इंग्लिश में? इंग्लिश में देखो, जैसे सब दिन हिंदी पढ़े हो, तो इंग्लिश में 3-4 लाइन लिखा हुआ रहेगा, तो ऑब्वियसली आपको समझने में दिक्कत होगा। तो अच्छा, एक बात बताइए कि अभी दिक्कत हो रहा है, बीएससी में आप जब जाइएगा तो वहाँ हिंदी मीडियम होता ही नहीं। सबसे बड़ी बात सुन लो, आईएससी पास करके यदि तुम बीएससी में गए, मतलब बैचलर डिग्री लेना चाहते हैं, और यदि आप साइंस लेना चाहते हैं, तो ध्यान से सुन लीजिए, वहाँ हिंदी होता ही नहीं है। अभी आपके पास ऑप्शन है ना कि आप हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में पढ़ सकते हैं। वहाँ आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही पढ़ सकते हैं, दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। वहाँ क्या करोगे? पढ़ाई छोड़ देंगे? अरे जब चेंज हमको बीएससी में करना ही है, तो अभी क्यों नहीं कर रहे हैं कि अभी ऐसे हमारा क्वालिटी अच्छा हो? जहां तक क्वेश्चन के समझने की बात है, वो हम पर छोड़ दीजिए, हम समझा देंगे। और आप धीरे धीरे महसूस करने लगिएगा कि आपको समझ में आने लगा है। हाँ, रातों रात जादू नहीं हो जाएगा, 3-4 महीना वक्त लगेगा। उसके बाद आप अपने से लिखना भी शुरू कर देंगे, समझना भी शुरू कर देंगे। तो एक बार देख लीजिएगा, जो बोले हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है? चलिए, कौन था? मैंगनीज? कॉपर तक पहुंच चुके हैं? अच्छा ठीक है। एटॉमिक नंबर 30। ऑर्गन 4s2 3d10। अरे क्या कर रही है? क्या मांग रही थी? नहीं समझ में आता है कि खिस्सा करने नहीं बोलते हैं। क्या सरकारी स्कूल बल्ला तमाशा लाद दिए?
ऑर्गन 4s2 3d10। अब बताइए क्या लिखें। ऑर्गन 18 हुआ, 18 2 20 10 30। अब 31 का ना लिखना है। 4d के बाद ऊर्जा का जो क्रम आप लिखें, देखिए ना 4d, ये 3d के बाद क्या आता है, 4p आता है। तो क्या लिखेंगे, 4p1। जर्मीनियम एटॉमिक नंबर 32, आर्गन 4s2 3d10 4p6। अब मात्र 5 से 6 को लिखेंगे, उसके बाद कोई लिखने वाले हम नहीं है। 4p2 होगा। आर्सेनिक एटॉमिक नंबर 33, आर्गन 4s2 3d10 और p3। सेलेनियम एटॉमिक नंबर 34, आर्गन 4s2 3d10 और p4। सेलेनियम के बाद होता है ब्रोमीन एटॉमिक नंबर 35, आर्गन 4s2 3d10 4p। अब आ जाइए किस पर, क्रिप्टन पर। ध्यान दीजिएगा, क्रिप्टन एक अक्रिय गैस, और अक्रिय गैस है ना, तो इसका पूरा कन्फिग्रेशन आप लिख दीजिए। बताइए क्या लिखें। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p। देखो 18 तक हो गया ना, यही ना ऑर्गन आता है। और ये हो जाएगा 4s2 3d10 और 4p। 4p6 यहाँ आ नहीं पा रहा है, तो इधर लिख देते हैं, या यहीं सटा के लिख देते हैं। 4s2 3d10 और 4p6। अब बताइए यहाँ के आगे रूबीडियम, जिसका एटॉमिक नंबर 37 होता है, बताओ क्या लिखोगे। क्रिप्टन, देखो यहां तक लिख दिए। तो 4p के बाद 6 के बाद तो 7 नहीं ना कर सकते हैं, तो आप अगला ऑर्डर देखिए, 4p के बाद क्या है, 5s। तो ये हो जाएगा 5s1। इसके बाद स्ट्रॉन्सियम एटॉमिक नंबर 38, ये हो जाएगा ऑर्गन 5s, ओ सॉरी, क्रिप्टन 5s2। स्ट्रॉन्सियम के बाद ये इटीरियम है एटॉमिक नंबर 39, क्रिप्टन 5s2। इसमें तो 2 से ज्यादा नहीं दे सकते हैं ना। 5s के बाद क्या आता है, 4d, तो ये हो जाएगा 4d1। इसी तरह से आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब इसमें दो एक्सेप्शनल केस आया है, आप उससे एक्सेप्शन रे हमसे पूछिए ना, क्या है आपस में उलझते हैं। जब तक क्लास में उलझिए मत, आपको दिक्कत है तो हमसे बात कीजिए। यहां पर हम लिख देते हैं एंड सो ऑन। एंड सो ऑन का मतलब हुआ कि इसी तरह से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो अब क्या है ना, कि जो दो अपवाद आया है, उस अपवाद को पहले फड़िया लेते हैं कि काहे ऐसा हुआ। क्या कुछ दिक्कत है वो। चेंज कर दें इसको। देखिए अब जो दो अपवाद है उसको देख लो, आप नोट करके लिखिए तो। लिखेंगे, आधा भरा हुआ या पूर्ण रूप से भरा हुआ डी तथा एफ कक्षक अधिक अस्थाई होता है। अब देखो हिंदी में हम ये सब बात लिख न दिए हैं, इंग्लिश मीडियम जब पढ़ाई होगा तो यही पे जाएगा, और वहां पर हम क्या लिख रहे होंगे,
इसी का इंग्लिश में लिखेंगे कि हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड डी एंड एफ और वाइटल्स आर मोर स्टेबल। इसी को हम वहां इंग्लिश में लिखेंगे, तो इंग्लिश में लिखा रहेगा तो हिंदी में समझ नहीं जाओगे कि क्या लिखा हुआ है। तो वैसे लोग जो थोड़ा बहुत चाहते हैं कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ें लेकिन डर लग रहा है, आप एक बार क्लास करके देखिए, आपको आपका डर खत्म हो जाएगा, दिक्कत नहीं होगी। और जो पूर्ण रूप से हिंदी में पढ़ना चाहते हैं आप यहाँ पर रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये लिख चुके हैं, देखो इधर देखिएगा आप लोग, यदि कहीं पर कॉन्फ़िगरेशन D4 आया है और कहीं पर कॉन्फ़िगरेशन D5 आया है तो ज्यादा स्थायी कौन है? D5। क्यों ऐसा है? डी की कुल क्षमता कितने इलेक्ट्रॉन, डी के इलेक्ट्रॉन रखने की कुल क्षमता कितने इलेक्ट्रॉन की होती है? 10। 10 का आधा 5। तो बताइए ये D5 है और ये D4 है। D4 है, ये ना पूर्ण रूप से भरा हुआ है ना ही आधा भरा हुआ है। यदि हम F, यदि हम इसी में D9 की बात करें और D10 की बात करें तो कौन ज्यादा स्थायी है? D10। यहां पर D5 हाफ फील्ड है, इसको हम लोग बोलते हैं आधा भरा हुआ, आधा भरा है, और यह पूर्ण भरा है। अब आप एक चीज देखिए, लिखे थे इसको कि नहीं? तो लिख लीजिए। तो नोट जो लिखे हैं उसके नीचे आप इस बात को लिखिए। अपवाद का कुछ बात आप इस टॉपिक में समझेंगे और बाकी जो बात है वो कल समझेंगे। कल हमको लगता है कि लास्ट क्लास होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। बढ़े आगे, देखो कौन कौन अपवाद था बताओ। क्रोमियम एटॉमिक नंबर कितना था? 24। और निकाल के देखो, आप लिखे हैं ऑर्गन 4s2 3d4, यही ना गलत हुआ? एक चीज बताइए, 3d4 है, यदि ये 3d5 हो जाए, ए हिस्सा कर रही है। दो यार, तुम लोग एकदम पतित हैं क्या आप लोग? कहाँ से आए हैं आप लोग जी? इतना आदत खराब करके पहुंचे। और तब बात कहेंगे तो कहिएगा कि बात कहते हैं। एक्सेप्शनल केस है, समझा रहे हैं, हम मुंह मुंह सरा के बात कर रहे हैं। क्या पढ़िएगा आप लोग? ये 3d4 है, तो बताइए डी की क्षमता 10 इलेक्ट्रॉन की होती है। ये D5 नहीं है, D5 रहता तो आधा भरा हुआ होता। ये D10 नहीं है, वो भी वो होता तो फुल भरा हुआ होता। ये है D4। ऐसी स्थिति में ये क्या करता है, अपने अस्थायित्व को बढ़ाने के लिए अपने बगल वाले कक्षक से ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ग्रहण कर लेता है। तो ऐसी स्थिति में इसका कन्फिग्रेशन हो जाता है ऑर्गन, ऑर्गन एस में एक डब्बा होता है, इलेक्ट्रॉन कितना है? 2। ये सब हम बाद में बनाएंगे। तो ये एक इलेक्ट्रॉन इससे कन्वर्ट करके किस में कन्वर्ट कर जाएगा? ऑर्गन 4s1 3d5। तो होना यही चाहिए था, लेकिन लास्ट में कॉन्फ़िगरेशन के स्टेबिलिटी को प्रदान करने के लिए ये D4 से क्या हो जाता है? D5। और इसी तरह का बात कॉपर में देखिए, 29। ये ऑर्गन था 4s2 3d9, ये गलत था। सही क्या था? D10। तो समझ में आया कि यहाँ D10 का हो जाएगा। D10 है फुल फील्ड, पूरा का पूरा ना भर जाएगा, वो ज्यादा स्थायी होता है। तो ऐसी स्थिति में यहां से फिर एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो ये क्या हो जाएगा? ऑर्गन 4s1 3d10, और ये सही हो जाता है। तो इसका मेन कंसेप्ट ये है, लेकिन आपके दिमाग में ये आएगा कि सर फुल फील्ड ज्यादा अस्थायी काहे होता है, हाफ फील्ड ज्यादा अस्थायी काहे होता है? जैसे आप क्वेश्चन कर सकते हैं ना कि सर D4 और D5 में ज्यादा अस्थायी होता है D5, तो आपका ये क्वेश्चन हो सकता है ना कि D5 काहे ज्यादा अस्थायी होता है। या फिर D9 और D10 में ज्यादा अस्थायी होता है D10, तो फिर आपका क्वेश्चन होगा कि सर क्यों? तो अभी आपको हम एक बात बताएं कि आधा भरा हुआ या पूर्ण भरा हुआ डी कक्षक तथा एफ कक्षक ज्यादा अस्थायी होता है, इस वजह से ऐसा होता है। अब जो अगला कक्षक में कॉन्फ़िगरेशन आप पढ़िएगा, वहां पर आपको समझ में आएगा कि ये इससे ये ज्यादा अस्थायी कैसे होता है, इससे ये कैसे ज्यादा अस्थायी होता है। तो उन बातों को समझने के लिए फिर हमको वापस उस पर जाना पड़ेगा, और उसको जब क्लियर करेंगे तब जाके फाइनल तीनों को हम आपस में जोड़कर क्लास को लास्ट करेंगे।
तो और सब ऑर्बिट वाइज खत्म हुआ, कल स्टार्ट होगा ऑर्बिटल वाइज।